हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कास 9 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। कास 9 आपको बताएगा हाउ टू डिटरमाइन पैकिंग मटेरियल कॉस्ट एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट विच प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स विल बी यूज। कौन से प्रिंसिपल्स कौन से मेथड्स यूज किए जाएंगे और कैसे उसको फिर प्रेजेंट करना है, आपको कैसे डिस्क्लोज करना होता है कोस्ट स्टेटमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको इंट्रो। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में ही बताया था आपको, और जितने भी मैं क्लास कराऊंगा आपको सब में मेरी एक ही बात होगी कि आपको जो लिखना है इसी सीक्वेंस में लिखना है। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। अगर आप इस सीक्वेंस में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। कोई भी कास्ट हो वो किस में डील करेगा? प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स में। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स किसके प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट for determination of the cost of product and presentations and disclosure in cost statement। कास 9 जो है वो डील्स करता है, वो बताता है आपको प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स के बारे में। किसके प्रिंसिपल मेथड्स? क्लासिफिकेशन करने के, मेजरमेंट करने की, असाइनमेंट करने के, मतलब कोस्ट ऑब्जेक्ट पे कैसे चार्ज करना है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को। ये क्यों कर रहे हो आप? ये फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए आप पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे असाइनमेंट करना है उसका, उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स है। उसके बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है कोस्ट स्टेटमेंट में, ये आपको इंट्रो में लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये लाइन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कोई भी कास्ट का ऑब्जेक्टिव हो, देखो हर बार ये रिपीट होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स की आगे क्या पुट करना है आपको? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब एक बार मेथड फॉलो किया तो आपकी उस मेथड में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप फीफो फॉलो कर रहे हो, कोई बात नहीं, फीफो फॉलो करते रहो जब तक कि आप मतलब आपको लगता नहीं, कोई बेनिफिट नहीं लगता कि भाई चेंज करना चाहिए, तब तक वो कंटिन्यू लेवल पे होना चाहिए। आपको चेंज करते हो तो आपको जो भी मटेरियल पे इफेक्ट, जो भी कॉस्ट पे इफेक्ट आता है उसको डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, यानी प्रिंसिपल्स मेथड्स के अंदर आपकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप लीफो कर रहे हो, कभी फीफो कर रहे हो, कभी वेटेड एवरेज कर रहे हो आप, तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, यूनिफॉर्मिटी बना के रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव है कास 9 का ऑफ डिटरमाइनिंग पैकिंग मटेरियल कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से आपको एक पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करना है, और जो प्रिंसिपल मेथड्स आप यूज कर रहे हो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव है कास 9 का। कास 9 डील्स करता है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू डिटरमाइन द पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। प्रिंसिपल मेथड्स कौन से यूज किए जाएंगे, एक पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे उसको मेजरमेंट करना है, कैसे असाइनमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद स्कोप, ये अप्लाई होता है कोस्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि आपको पता है आप किस लिए निकाल रहे हो ये, क्योंकि कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको प्रेजेंट करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। तो स्कोप क्या है इसका? ये अप्लाइड होता है कोस्ट स्टेटमेंट में, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है क्लासिफिकेशन की, मेजरमेंट की एंड असाइनमेंट की। उसके बाद आप प्रेजेंट कर देते हो और डिस्क्लोज कर देते हो किसके अंदर? कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर। पैकिंग एंड मटेरियल कॉस्ट को आप प्रेजेंट करते हो, डिस्क्लोज करते हो कोस्ट स्टेटमेंट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। देखो मैं जो पर्टिकुलर कास्ट बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन मैं आपको उसी की बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस कास्ट में बताया था कि डेफिनेशन जो आपकी कॉस्ट से संबंधित है, जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गई आपकी, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगी आपकी, ठीक है, इम्पोर्टेड कॉस्ट होगी आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई आपकी, फाइनेंस कॉस्ट हो गई आपकी, ये सब आपको लिखनी है कास्ट के अंदर। ये एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन है।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स की डेफिनेशन लिखनी है आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, मार्केटिंग ओवरहेड्स हो गया, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। सिंगल लाइन की, लेकिन आपके कास्ट में 4 चांद लगा देगी, तो आपको लिखना जरूर है ये। चलिए डेफिनेशंस। कास्ट 9 डील्स करता है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट की। सबसे पहले पैकिंग मटेरियल, तो पैकिंग मटेरियल मतलब मटेरियल यूज्ड टू प्रोटेक्ट, डिस्प्ले, होल्ड, ट्रांसपोर्ट, आइडेंटिफाई, स्टोर एंड प्रमोट। यानी एक प्रोडक्ट है पी, उसको पैकिंग करनी है, उसकी पैकिंग करनी। तो आपके मन में आ रहा है पैकिंग क्यों करनी है भाई? पैकिंग इसलिए करनी है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी प्रोडक्ट जो पी है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको डिस्प्ले करना है आपको, उसको होल्ड करना है भाई, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ सकता है आपको कहीं, और उसको एक आइडेंटिफाई करना है, उसकी अलग पहचान के लिए आपको पैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आपको स्टोर करना है तो पैकिंग होनी चाहिए, और प्रमोट करने के लिए पैकिंग होनी चाहिए। और द लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल एंड कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर्स। पैकिंग के थ्रू आप एक प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाते हो और कम्युनिकेशन करते हो कंज्यूमर्स के साथ। तो मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट, डिस्प्ले, ट्रांसपोर्ट, होल्ड, आइडेंटिफाई, स्टोर, प्रमोट। जो भी मटेरियल यूज करते हो आप एक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, होल्ड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जितनी भी मटेरियल यूज करते हो वो होती है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट, डिस्प्ले, ट्रांसपोर्ट, होल्ड, आइडेंटिफाई, स्टोर एंड प्रमोट। यानी जो भी मटेरियल आप यूज करते हो प्रोटेक्ट करने में, डिस्प्ले करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, होल्ड करने में, आइडेंटिफाई करने में, स्टोर करने में, प्रमोट करने में, सब क्या होता है? पैकिंग मटेरियल होता है। पैकिंग मटेरियल 2 टाइप्स की होती है जनरली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो इसेंशियल हो टू होल्ड एंड ब्रिंग ए प्रोडक्ट इन सेलेबल कंडीशन, यानी जो एक प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी हो एंड प्रोडक्ट को एक सेलेबल कंडीशन में लाने, यानी एक बेचने के लायक कंडीशन में बनाने के लिए उसको जरूरी हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। एक होता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, जैसे प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए जो आप पैकिंग यूज करते हो, पैकिंग, उसको हम बोलते हैं पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। एक होता है रीयूजेबल पैकिंग मटेरियल। कई बार ऐसा होता है कि एक ही पैकिंग मटेरियल को आप एक से अधिक बार यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं रीयूजेबल पैकिंग मटेरियल। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैं प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की, तो जो फार्मा इंडस्ट्री होती है, जैसे वो जो टैबलेट्स, जो कैप्सूल्स होते हैं, उसको जो फॉइल्स यूज करती है स्ट्रिप करने के लिए टैबलेट्स को, जैसे सिलेंडर्स को भरा जाता है, बोटल्स को फिल किया जाता है, वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है। सेकेंडरी कार्टन्स जो डब्बे यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े डब्बे यूज किए जाते हैं, वो उसको जैसे कार्टन्स बोलते हैं। फॉर द होल्डिंग स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट्स, कार्ड बॉक्स जो यूज किए जाते हैं उनको होल्ड करने के लिए, या फिर जार्स जो चॉकलेट होती है उनको एक जार्स में रखा जाता है, बड़े बड़े डब्बों में रखा जाता है। तो ये सब सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल के एग्जाम्पल है। उसके बाद है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट को पैकिंग करने के पर्पज से जो भी मटेरियल कॉस्ट यूज करते हो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट की पैकिंग करने के पर्पज से जो भी आप मटेरियल कॉस्ट यूज करते हो उस प्रोडक्ट की पैकिंग करने में, वो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होती है। पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, यानी कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पैकिंग मटेरियल, यानी पैकिंग मटेरियल के इवैल्यूएशन के लिए जो कॉस्ट लगती है। जैसे आपने पायलट टेस्ट करवाया कि मेरी पैकिंग कैसी है, एक अच्छा रिएक्शन लेने के लिए फील्ड टेस्ट करवा लिया, कंज्यूमर रिसर्च करवा लिया, आपने फीडबैक लिया कंज्यूमर से, तो ये सब एक तरह से आप अपनी पैकिंग मटेरियल को डेवलप करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो उसको हम बोलते हैं पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट। एक होती है सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल, यानी खुद से आप कोई पैकिंग मटेरियल बनाते हो तो उसमें कितनी कॉस्ट लगती है। पैकिंग मटेरियल अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की, तो ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ही होता है।
और सेकेंडरी जो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड्स में आती है, वो डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड्स का पार्ट होती है। जो शुगर और जो फर्टिलाइजर्स जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है वो अपने प्रोडक्ट को बैग में बेचती है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्दर पैकिंग की, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्दर पैकिंग की, तो उनके लिए ये प्राइमरी पैकिंग होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। कैसे मेजर करना है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को? तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, आपको वैल्यूएशन कैसे करना है। अगर कोई पैकिंग मटेरियल आपको रिसीट होता है, आपकी फैक्ट्री में आता है, तो उसमें बेसिक परचेज प्राइस होगा। बेसिक परचेज प्राइस के अलावा उसमें जो ड्यूटी टैक्सेस होंगी, फ्रैट इनवर्ड होगा, इंश्योरेंस, कोई अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट, यानी फैक्ट्री में लाने के लिए जो भी कॉस्ट इंकर कर रहे हो आप, वो सब परचेज प्राइस में शामिल होगा। इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट कोई है, रिबेट कोई है, रिफंड या क्रेडिट है, वो लेस होता है, आपको पता ही चीज़ें, सब्सिडी ग्रांट लेस हो जाएगी। अगर आपको पैकिंग मटेरियल रिसीट होता है फैक्ट्री के अंदर, आप मंगवाते हो, कहीं से परचेज करते हो, तो प्राइस भी क्या क्या आएगा ये पता होना चाहिए आपको। ऐसा भी तो होता है कि कोई बिजनेस कंसर्न जो है वो खुद से ही मैन्युफैक्चर कर ले पैकिंग मटेरियल, तो तब वैल्यूएशन कैसे करोगे आप? तो उसमें क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, जॉब चार्जेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो अगर इसमें बात करूं मैं क्या नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट इसमें नहीं आएगी। आप कुछ परचेज कर रहे हो पैकिंग मटेरियल, तो फाइनेंस कॉस्ट उसमें नहीं होती। कोई इंटरेस्ट, कोई डिमर्ज, कोई पेनल्टी कोई लेविड कर रहा है ट्रांसपोर्ट एजेंसी या कोई अथॉरिटी, तो वो भी इसमें नहीं आएगी प्राइस के अंदर। इसके अलावा आप अगर पेमेंट जो है वो फॉरेक्स में करते हो, फॉरेन एक्सचेंज में, तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसके रेट से आप कन्वर्ट करते हो अपने प्राइस को। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इश्यू ऑफ पैकिंग मटेरियल। एक तो अपनी फैक्ट्री में रिसीव होगा आपको पैकिंग मटेरियल। अब अगर आप इश्यू करते हो पैकिंग मटेरियल किसी और पार्टी को, तो उस टाइम आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपके हाथ में, उसका कॉस्ट कैसे निकालना है आपको। तो जो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होगी, उस पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के अंदर आएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर शामिल है तो। लेकिन सबसे पहले आप जान लो कि अगर आपको पैकिंग मटेरियल इश्यू करना है तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। पैकिंग मटेरियल इश्यू करने के 3 मेथड्स होते हैं, लिफो, फिफो, वेटेड एवरेज। लिफो, फिफो, वेटेड एवरेज आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, यानी +1-2 से। क्या बोला, एक बार अडोप्ट कर लिया, वंस अडोप्टेड शैल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। एक बार फॉलो कर लिया तो एक कंसिस्टेंटली आपको लगातार फॉलो करना है उसको। अगर कोई चेंज होता है, इफ चेंज इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल शैल बी डिस्क्लोज, कि उसके बाद अगर चेंज करते हो तो कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल पे उसका क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो जो अगर आप इश्यू करते हो पैकिंग मटेरियल तो उसमें कॉस्ट कैसे आएगी, निकालने का जो मेथड है वो लिखो, वेटेड एवरेज है। एक बार आपने जो मेथड फॉलो कर लिया कंसिस्टेंटली, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चेंज करते हो आप तो उसका जो पैकिंग मटेरियल पे इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है निकालने के लिए अलग कास्ट है। फ्रेट चार्जेस आ जाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो ड्यू टू नॉर्मल रीजन आई है तो जो वेरिएंस है वो भी एक तरह से मेटल कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगी। नॉर्मल लॉस तो आपको पता है, वो तो जो रिमेनिंग यूनिट्स होती है उसमें एब्जॉर्ब होता है। इंपोर्टेड कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगी। कोई रिकवरी होती स्क्रैप से तो वो लेस हो जाएगी कॉस्ट के अंदर से। उसके बाद बात कर लेते हैं हम असाइनमेंट ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। देखो, अगर कोई कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी एक्सटेंट इकोनॉमिकल फीजिबल वे कंपनी को लगता है उसके हिसाब से वो चार्ज कर लेती है। अगर कोई नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी छोटे मोटे खर्च जैसे नेल्स के हो गए, टेप्स, गम्स यूज कर ली, स्मॉल क्वांटिटी होती है उनकी, ठीक है, तो उनको कैसे चार्ज करेगी कंपनी प्रोडक्ट पे, पैकिंग मटेरियल पे। तो जितना भी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं वो अपना एक टेक्निकल एस्टिमेट्स बेसिस पे वो टोटल कंजम्पशन कितना है उनका पर मंथ निकाल के वो चार्ज कर लेते हैं। अगर कोई रीयूजेबल पैकिंग मटेरियल है, जैसे अगर 180 रुपये लगते हैं पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के ऊपर और आपको पता है वो यूज कर सकते हो आप 9 टाइम्स,
तो जो कॉस्ट ऑफ रीजेबल पैकिंग मटेरियल आ जाएगा 20। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर जो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होगी कैसे दिखाई जाएगी, प्रेजेंट कैसे करोगे आप। तो इसमें बोला गया कि जो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है शैल बी क्लासिफाइड, उसको क्लासिफाई करना होगा आपको। प्राइमरी कितनी है, सेकेंडरी कितनी पे, उसमें के अंदर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि परचेस आपका कितना इंपोर्टेड है, कितना इंडिजीनियस है, कितना सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है आपका। अगर सेपरेट कॉस्ट स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर सेपरेट कॉस्ट स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो फॉर पैकिंग कॉस्ट के लिए, तो जितना आप मटेरियल कंज्यूम करते हो उसको भी आपको प्रेजेंट करना होगा। जितना मटेरियल कंज्यूम करते हो आप सबका अलग अलग आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर की। मैं आपको बताया था प्रीवियस में भी कि डिस्क्लोजर जो है वो आप एक फुट नोट के रूप में भी दिखा सकते हो कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो क्या बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या हो रहा आपका, वैल्यूएशन कैसे किया आपने, कौन सा मेथड फॉलो किया, आपको बताना पड़ेगा। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ पैकिंग मटेरियल, अगर अगर आपको रिसीट हो रहा है पैकिंग मटेरियल तो कितना प्राइस पड़ रहा है आपको वो दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी को इश्यू कर रहे हो तो आपको हाथ में कितनी कॉस्ट आ रही है, किसी रिलेटेड पार्टी को आप इश्यू कर रहे हो तो कॉस्ट कितनी है। अगर परचेस कर रहे हो तो प्राइस कितना पड़ रहा है आपको, वो सब शो करना पड़ेगा आपको। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इंकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई पैकिंग मटेरियल कॉस्ट हो रही है आपको तो वो दिखानी पड़ेगी आपको। कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट, कोई इंसेंटिव, कोई क्रेडिट रिकवरी है वो आपको दिखानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि कास बोलता है। उसके बाद कोई कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हटा के दिखाना पड़ेगा, मतलब एक्सक्लूड करना पड़ेगा पैकिंग मटेरियल कॉस्ट से। इसके अलावा कोई पेनल्टी है, कोई डैमेजेस है तो वो भी दिखाना पड़ता है अलग से। अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स के अंदर कोई बदलाव होता है और उसका एक सिग्निफिकेंट एक मटेरियल इफेक्ट है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा आपको।